हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज के लेक्चर में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक टॉपिक है रीवैल्यूएशन, उसको कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, और दोबारा हम ये टॉपिक देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो हमारे जो एसेट्स हैं और हमारी जो लायबिलिटीज हैं उनका हम रीवैल्यूएशन करते हैं। हम देखते हैं कि बुक्स में जो कीमत लिखी हुई है एसेट्स की, लायबिलिटीज की, उनकी कीमत उतनी ही है या फिर कम या ज्यादा हो गई है। यदि कीमत ज्यादा हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो फायदा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कि हमने 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, और 5 साल पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब हमने एक शॉप खरीदी थी जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। ठीक है, दो पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने एक शॉप खरीदी जिसकी कीमत थी उस दौरान 10 लाख रुपए। अब एक नया पार्टनर आना चाह रहा है, और इस बात को 5 साल हो गए हैं जब हमने बिल्डिंग ली थी। अब 5 साल के दौरान उस शॉप की कीमत बढ़ चुकी है। अभी जब नया पार्टनर आ रहा है तो हमने देखा कि उस शॉप की कीमत हो चुकी है 30 लाख रुपए। मतलब ये जो 20 लाख रुपए का फायदा हुआ है, अब आप खुद बताइए कि ये 20 लाख रुपए का जो फायदा हुआ है, क्या हमें ये पुराने पार्टनर को दे देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। ना तो उसने 5 साल पहले हमारे साथ मिलके कोई कैपिटल लगाया है, ना तो उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम किस बात की उसको कमाई देंगे? तो पुराना प्रॉफिट जो है, जो भी हमने एसेट्स या लायबिलिटीज पे हो रहा है, वो किसको मिलना चाहिए? पुराने पार्टनर्स को मिलना चाहिए। और वो भी किस रेशियो में मिलना चाहिए? ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। तो पुरानी बातें जो हैं वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दी जानी चाहिए, वो भी किस रेशियो में? पुराने रेशियो में। तो जैसे मैंने बोला कि आपको जमीन की कीमत बढ़ गई है, ठीक है, बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है, तो वैसे बिल्डिंग की कीमत यदि कम होती तो उसका लॉस कौन बेयर करता? वो भी ओल्ड पार्टनर्स बेयर करते। किस रेशियो में बेयर करते? ओल्ड रेशियो में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे लायबिलिटीज और एसेट्स में कोई भी चेंज आ रहा है और उस चेंज के कारण कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उस प्रॉफिट या लॉस को कौन बेयर या शेयर करेगा? वो पुराने पार्टनर्स ही लेने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आई? क्लियर है? हम्म। तो एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं मैं सारी चीजों को। मैं बोल रहा हूं, हम जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म के अंदर तो हम हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन करेंगे, और देखेंगे कि कीमत कम है या ज्यादा है। ठीक है। और यदि सारे रिवॉल्यूशन करने से फायदा हो रहा है तो ये फायदा पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा, और यदि नुकसान हो रहा है तो वो भी पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? तो ये देखिए, आपके सामने एक अकाउंट बना हुआ है, ये फॉर्मेट है। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका डेबिट साइड जो है, यदि हमारा लॉस होता है तो हम इधर लिखेंगे, और यदि हमारा प्रॉफिट होता है तो हम इधर लिखेंगे। ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया है। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक लेक्चर जो रिवैल्यूएशन के ऊपर लिया गया है वो आप जरूर देख लें। ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर है? तो ये देखिए, फायदा मैं बोल रहा हूँ तो फायदा कब होगा? जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो फायदा होगा, है ना। एसेट्स यदि बढ़ते हैं तो फायदा इधर लिखेंगे, और यदि एसेट्स कम होते हैं तो नुकसान हो रहा है तो वो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। उसी प्रकार से लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो क्या है? नुकसान है। नुकसान किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे। लायबिलिटीज यदि बढ़ रही हैं तो नुकसान हो रहा है, और नुकसान को इधर लिखेंगे। लायबिलिटीज कम हो रही हैं तो फायदा हो रहा है, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, एक एक करके चलिए ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं और उसको रिकॉर्ड भी करते जाते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट। हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। अभी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे।
लैंड एंड बिल्डिंग अपीयर्स इन द बुक एट रुपीज 2,75,000, इट इज नाउ वैल्यूड एट 3,75,000। ध्यान से देखिएगा, आपकी किताबों में लिखा हुआ है 2,75,000, मगर अब उसकी कीमत कितनी हमने देखी, 3,75,000 हो गई है। मतलब 1,00,000 रुपीज का हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस फायदे को कहाँ लिखेंगे, इसको हम इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय, बताइए क्या है, ये है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। कितने का फायदा हो रहा है, 1,00,000 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी विच स्टैंड्स इन द बुक्स एट रुपीज 5,00,000 इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अभी ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में तो 5,00,000 है, मगर उसमें अभी डेप्रिसिएशन होना बाकी है, तो ये आपका क्या है, लॉस है ना। ये आपके प्लांट एंड मशीनरी की कीमत क्योंकि क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है, कितने से कम हो रही है, 50,000 से कम हो रही है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्टॉक इज वैल्यू ओवर वैल्यूड बाय 5,000। मतलब आपकी बुक्स में जो स्टॉक लिखा हुआ है उस वो ज्यादा कीमत लिखी हुई है बुक्स में। फिर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बुक्स के अंदर कीमत ज्यादा लिखी है, बुक्स के अंदर कीमत ज्यादा लिखी हुई है। मतलब वास्तविकता में, रियलिटी में उसकी कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, मगर बुक्स में ज्यादा लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर कीमत कम हो गई है, बुक्स में ज्यादा लिखी हुई है, तो ये हमारा लॉस है। आई बात समझ में। तो इस लॉस को हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक फिर समझ में आया ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टॉक क्या हो गया है, बुक्स में ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब ज्यादा दिखा रहे हैं हम। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो कि हमारा नुकसान है। तो ये 5,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स आर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20,000। इन्वेस्टमेंट जो है उसकी कीमत क्या लिखी हुई है, 20,000 रुपए कम लिखी हुई है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की कीमत कम लिखी हुई है, मतलब ये क्या है, हाँ, कम लिखी हुई है, मतलब दरअसल उसकी कीमत है ज्यादा। तो ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितना लिखेंगे बताइए, 20,000। समझ में आया, ये भी डन है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, है ना। ओवर वैल्यूड मतलब कीमत ज्यादा लिखी हुई है, हमको कम करनी पड़ेगी। अंडर वैल्यू मतलब कम लिखी हुई है, तो हमको ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है ये। Debtors and provision for doubtful debt appear in the books at rupees 1,00,000 and 12,000 respectively। ठीक है। बुक्स में लिखा हुआ है 1,00,000 डेटर लिखा है और 12,000 क्या लिखा है, प्रोविजन लिखा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट इज डिसाइडेड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड, दो बार डेट लिखा हुआ है, इज मेड इक्वल टू 20% ऑफ डेटर्स। ठीक है। इट इज डिसाइडेड दैट प्रोविजन हम कितना बनाएंगे, हम प्रोविजन बनाएंगे 20%। अगर हम 1,00,000 का 20% लेते हैं तो वो होता है कितना, 20,000। 20,000 प्रोविजन बनाना चाहिए, और आपका प्रोविजन कितना बना हुआ है, 12,000 रुपये बना है। तो प्रोविजन आपका कुल मिला के नुकसान है, ये तो आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। आपका प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, है ना। तो ये 12,000 प्रोविजन बना था, अब उसको बढ़ा के हमने 20,000 कर दिया, मतलब हमारा 8,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन। कितना टू प्रोविजन, 8,000 रुपीज। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज 25,000 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग। सैलरी अभी भी देना बाकी है, मतलब ये हमारा लॉस हो गया, है ना। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, नुकसान है ना ये हमारा। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो गया हमारा 25,000। ठीक है। The firm had taken a firm insurance policy and had paid premium amounting to 5,000. The said amount being debited to profit and loss account of the amount rupees 1,000 relates to the coming year। ये बात समझ में आ रही है, 11th की बेसिक चीजें हैं। ये बोल रहा है कि हमारा प्रीमियम जो हमने पे किया है दैट इज 5,000, मगर उसमें से 1,000 जो है वो अगले साल का है, मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड।
और जब मैं बात करता हूँ प्रीपेड, इसका मतलब वो क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट हो गया, ठीक है ना। तो एसेट आपका कितना है, बाय प्रीपेड बढ़ रहा है ना आपका एसेट, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आपका बढ़ रहा है एसेट, 1000। क्लियर है ये, समझ में आया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आप कमीशन किसी से एडवांस में लेके बैठे हैं, इसका मतलब है इट इज योर लाइबिलिटी, ठीक है। क्या है वो, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, टू कमीशन इन एडवांस, आप एडवांस में कमीशन लेके बैठ गए हैं, ये आपकी लाइबिलिटी है 10,500, जो कि आपका लॉस है, ठीक है। At the time of admission, it was found that stock with customer of cost price rupees 15,000 was not recorded in the books. 15,000 का स्टॉक है जो कि कस्टमर के पास रखा है, कस्टमर के पास रखा है और हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। सीधी सी बात है, फायदे वाली बात है ना। आपका एसेट बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना स्टॉक बढ़ रहा है, 15,000 का स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 7,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड व्हिच वाज डिसऑनर्ड। यहाँ पे बोलता है कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी है बताइए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 7,500, ठीक है। एक बिल हमने डिस्काउंट करवाया था, वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिस्काउंट मतलब समय से पहले बिल को हमने बैंक से जाके पैसे ले लिए, ठीक है, और फिर जब बैंक वहां पे पैसे लेने गई तो पता चला कि बैंक को पैसे नहीं मिले, डिसऑनर हो गया। बैंक आपसे पैसा लेगा तो ये क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई, आपके लिए नुकसान है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोलता है ₹20,000 बीइंग रिटन ऑफ एज बैड वाज रिकवर्ड, फायदे वाली बात है। तो बाय बैड डेट रिकवर्ड, फायदा हो रहा है हमारा, कितना फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है 20,000 का, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्नीचर अपेयर्स इन दी बुक्स एट ₹1,00,000, इट इज डिसाइडेड टू अप्रिशिएट इट बाय 10%, ठीक है। तो ये फायदा हो रहा है हमारा, तो हम लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कितना 10% बढ़ रहा है, 1,00,000 का 10% कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है। क्लियर है ये। तो अब क्या करते हैं, चलिए अब अपन दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज योर लॉस साइड and right hand side is your gain side. If the gain side is more, it would be your profit, and if the loss side is more, then definitely it is your loss. तो चलिए पहले क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं, 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, तो ये आ रहा है 1,66,000 आ रहा है इधर, ठीक है। तो इसको रफ में आप लिख लो 1,66,000 क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड देखते हैं अपन, 50,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 10,500 प्लस 7,500, ठीक है। ये हो गया 1,06,000, 1,06,000। तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड हो गया आपका ज्यादा है ना। तो जहाँ का ज्यादा होता है उधर ही अपन लिखते हैं, मालूम है आपको। तो 1,66,000 इधर भी लिख दिया और 1,66,000 इधर भी लिख दिया, ठीक है। और इधर अपन ने लिखा 2,
अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो लिखा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, किस किस को देना है, पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा है? पार्टनर्स का नाम नीचे आखिरी में लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या नाम है। नाम है स्मिता और प्रियंका। स्मिता और प्रियंका। तो स्मिता किस रेशियो में बांटना है, ये बांटना है 2:1। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है, इसका टोटल आया अभी मैंने किया 1,06,000। तो जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा, ये इधर आ जाएगा, जगह की कमी है, 60,000 आ गया ये, जिसमें से इनको बांटना है 2:1 में, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, आखिरी लाइन आप पढ़ो। आखिरी लाइन बोलता है ऑल्सो प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन स्मिता प्रियंका एट द टाइम ऑफ खुशी एडमिशन इज 2:1। इनका 2:1 है। तो 2:1 में अगर 60,000 बांटेंगे तो हो जाएगा 40,000 एंड 20,000। ठीक है, तो दैट शुड बी योर आंसर। चलो एक बार देखते हैं आंसर यही है कि नहीं है। 40,000 एंड 20,000। समझ में आया, क्लियर है ये? ठीक है, तो इसी तरीके से करना है। और यदि मान लीजिए कि इसमें जर्नल एंट्री करनी हो तो जर्नल एंट्री भी बहुत सिंपल है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है ना, ये बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए आपको। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ स्टॉक क्या है, हमने ज्यादा लिखा हुआ है, अभी कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। फिर इन्वेस्टमेंट की कीमत कम लिखी हुई है, बढ़ानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि प्रोविजन हमारा बढ़ रहा था। प्रोविजन क्या है, आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, क्रेडिट करके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। फिर उसके बाद आई है सैलरी, 25,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, कैसे बढ़ती है, क्रेडिट करके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, उसके बाद है ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था, प्रीपेड था, कितना 1,000 था, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करना है, कम होगी, डेबिट करना है। ये सिंपल से रूल्स है। At the time of admission, it was found that stock with customer of cost price 15,000 was not recorded in the books. रिकॉर्ड नहीं किया है तो अभी रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है आपके पास, से एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 7,500 इन रिस्पेक्ट। तो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट करके। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, ₹20,000 being written off as bad were recovered, है ना। यहाँ पे आपके पास एक एसेट बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फर्नीचर अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹1 लाख, इट वाज डिसाइडेड टू अप्रिशिएट बाय 10%। तो क्या हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बस। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाय बाय।